जय हिंद एवरीवन। सो वी आर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पर हम 10 MCQs को डिस्कस करेंगे और जो मार्किंग स्कीम है वो सेम ही रखी गई है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर विल गेट 1 मार्क, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 0। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आप ये ज़रूर देखिएगा कि जैसे डेली बेसिस पे हम MCQs को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या जो स्कोर है वो धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर ऐसा होना डेली बेसिस पे जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मंथली बेसिस पे आपका स्कोर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। बिकॉज मेन पर्पस ऑफ दीज MCQs इज ऑफ कोर्स कि आपको एक तो नॉलेज आप गेन करें और इसके ऊपर क्वेश्चंस जो बन के आएंगे उसको आप सोल्व कर पाएं, बट एट द सेम टाइम जो MCQs को सोल्व करने की आर्ट है वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। चलते हैं यहां से आगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि वीर परिवार सहायता योजना को लेकर है और इसमें पूछा गया इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय नालसा इन कोऑर्डिनेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। तो ये जो वीर परिवार सहायता योजना है ये नालसा किसके साथ इंप्लीमेंट कर रही है? क्या इसे ECI के साथ, जिला सैनिक बोर्ड्स के साथ, CBI के साथ या फिर BPR ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च के साथ मिलकर इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसे शॉर्ट में नालसा कहा जाता है, इसने रिसेंटली लॉन्च किया है वीर परिवार सहायता योजना ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके जहां पर भी लीगल एड देनी है। और लीगल एड किसको देनी होगी? यहां पर डिफेंस पर्सनल को, डिफेंस में काम करने वाले जो लोग हैं उनको और उनकी फैमिली मेंबर्स को। तो यहां पे नालसा जो है उन्होंने एक ये इनिशिएटिव शुरू किया है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें नालसा तो है ही क्योंकि उन्हीं का इनिशिएटिव है, लेकिन इसके साथ साथ जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है वो भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। ठीक है, तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड जिसे हम KSBs कह सकते हैं यहां पर वो इसमें रहेंगे। इसके साथ साथ राज्य सैनिक बोर्ड RSPs रहने वाले हैं और जिला सैनिक बोर्ड ZSBs भी इसमें रहने वाले हैं। और अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको लेकर आया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव वही कि हमें फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल, सिर्फ फ्री होने से इसका मतलब ये नहीं क्वालिटी आप अच्छी इंश्योर करेंगे, तो इसमें ये कहा गया कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट अच्छी लीगल सर्विसेज जो है वो डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज को यहां पर मुहैया करानी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ लीगल सर्विस क्लिनिक्स इसमें लॉन्च किए जाएंगे, उनके थ्रू इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वैसे ये इसको लेकर एक सोर्स भी ऐड किया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार, तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ड्रोन प्रहार को लेकर क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। सो इट वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी। द फोकस इज ऑन इंटीग्रेटिंग ड्रोन टेक इनटू ISR एंड टारगेटिंग। तो दो ऑप्शंस, दो स्टेटमेंट्स रादर आपके सामने, 4 ऑप्शंस आपके सामने कंसर्निंग ड्रोन प्रहार। आपको बताना है कौन सा जो आंसर है इनमें से सही है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से सही है। अब इसको देख लेते हैं कि न्यूज में क्यों था। क्योंकि इंडियन आर्मी ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज की थी एक एक्सरसाइज जिसका नाम रखा गया था ड्रोन प्रहार, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एक हाईटेक मिलिट्री ड्रिल थी जिसे कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा और इसके जरिए वैलिडेट किया गया था इंटीग्रेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इनटू टैक्टिकल बैटलफील्ड ऑपरेशन। तो इंडियन नेवी ने करी है? नहीं, किसने करी है? इंडियन आर्मी ने करी है। वैसे तो एयरफोर्स भी कर सकती है, नेवी भी कर सकती है, क्योंकि ड्रोन्स की जो इंप्लीमेंटेशन है वो आपको हर जगह पर देखने को मिलेगी। ठीक है, हालांकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। कंडक्ट किसने किया वो हमने देख लिया, मिलिट्री ड्रिल थी और इसके जरिए फोकस क्या है? ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम ISR और टारगेटिंग के अंदर कैसे लेकर आ सकते हैं, मतलब इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकनेशन, इसके अंदर हम कैसे लेकर आ सकते हैं। कंडक्ट किया था मिलिट्री स्टेशन एट रायांग, अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इसे कंडक्ट किया गया था और रियलिस्टिक ऑपरेशन कंडीशंस के अंदर ही इसे इंप्लीमेंट किया गया था ताकि ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा सके इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए और रिकनेशन के लिए, ISR इन शॉर्ट, और टारगेटिंग भी इसके जरिए करी जा सके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो बी यहां पे हमारा करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक्सरसाइज को लेकर ही क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्पर्श प्लेटफॉर्म अंडर MOD? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये स्पर्श प्लेटफॉर्म किसके लिए होगा? बैटलफील्ड ऑपरेशंस के लिए, रियल टाइम पेंशन मैनेजमेंट के लिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्म्स के लिए, वेटरन रिहैबिलिटेशन के लिए। सो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। सोचिए, स्पर्श प्रोग्राम न्यूज में इस वजह से था क्योंकि काफी सारे एक्स सर्विसमैन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो स्पर्श है इसकी फुल फॉर्म आपको समझ में आएगी तो फिर आंसर भी कहीं ना कहीं
मिल जाएगा। सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, it has only added to their troubles from inaccessible interference to endless corrections। अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि इवन तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें काफी सारे एरर्स जो है वो उनको देखने को मिल रहे हैं और शायद इस वजह से पेंशन मैनेजमेंट के अंदर उनको परेशानी हो रही है। ठीक है, फुल फॉर्म हमने देख लिया यहां पर क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर जो फुल फॉर्म के बाद थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि पेंशन को लेकर है। मेन इनिशिएटिव एमओडी का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और पेंशन सैंक्शन डिसबर्समेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या फिर वो एयरफोर्स हो, ठीक है, डिफेंस सिविलियंस हो, उनके लिए काम करती है। एडमिनिस्टर डिफेंस अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंट करता है इसके अंदर, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। और इसमें भी जो प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स है, जो प्रयागराज में ऑफिस है, वहां से इसे मैनेज किया जाता है, केटर किया जाता है सभी की सभी सर्विसेज को। ठीक है, इसमें किसी भी थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट के ऊपर रिलाई नहीं किया जा रहा है, एक वेब बेस्ड सिस्टम है। लेकिन हाँ, यहां पर जो फीडबैक मिल रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि इस वेब बेस्ड सिस्टम के अंदर कुछ खामियां हैं जिसे ठीक करना जरूरी है, इस वजह से ये एरिया न्यूज में था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। Let's move to next question. Exercise Bold Kurukshetra 2025 is held between which countries? इंडिया ने इसे यूके के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, सिंगापुर के साथ या इंडोनेशिया के साथ। अभी हाल ही में जो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज है इसका 14th एडिशन किया गया है और इसके साथ साथ जोधपुर में इसे स्टार्ट किया गया। 4 अगस्त तक ये चलने वाला। इस तरीके की जो एक्सरसाइज होती हैं वो काफी लंबी चलती हैं, कई बार एक हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी इसका टाइम होता है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच की। ठीक है, सबसे पहले इसे 2005 में कंडक्ट किया गया था और बीच बीच में जो इसके अलग अलग सेगमेंट्स थे, एडिशंस थे, वो कराए गए एंड दिस इज द 14th सच सेगमेंट। एक्सरसाइज के अंदर 42 सिंगापुर के आर्म्ड रेजिमेंट्स जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेशन अपना दिया है और टेबल टॉप एक्सरसाइज है। कंप्यूटर बेस्ड वॉर गेम्स इसके अंदर किया जाएगा क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है वॉरफेयर के अंदर, तो उसी तरीके से उसी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर ही इसे लेकर आया गया है। इससे होगा क्या, देखो जब भी एक्सरसाइज होगी उससे जॉइंट ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, एक दूसरे से बेसिकली आप सीख सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज जस्ट लाइक जो आप जॉइंट स्टडी करते हैं, तो उसमें जॉइंट स्टडीज में क्या होता है, आप दूसरों से सीखते हैं, दूसरे लोग आपसे सीखते हैं, उसी तरीके से जॉइंट एक्सरसाइज जो है वो भी करी जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसमें करेक्ट आंसर है, ये डेलीगेट है। नाउ नेक्स्ट इज एड्रेस बायनोर एंड एड्रेस फुर्वोस रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पीसीज जो है किसको बिलोंग करते हैं? पॉलिनेटिंग बीज, देन नेक्स्ट इज पैरासिटोइड वास्प, सोयल, नेमेटोड्स, फ्रेश वाटर एल्जी। रिसेंटली साइंटिस्ट जो है उन्होंने ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो किया गया था उससे फ्रॉम ZSI उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने 4 नई स्पीसीज को डिस्कवर किया है जिसमें स्पाइडर एग पैरासिटिक वॉस्प्स जो है वो शामिल है। ठीक है, और ये जो डिस्कवरी करी गई है ये उनको वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वहां से डिस्कवरी उनको करने को मिला है। न्यू स्पीसीज जो है उसमें आपका पैरासिटोइड वॉस्प भी है जो कि जीनस इड्रिस को बिलोंग करता है और टाइनी वॉस्प्स भी जो है वो इसके अंदर पाए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये इतने स्मॉल है, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक वॉस्प भी इनको कहा जा सकता है, तो काफी छोटे हैं साइज में। और क्योंकि जो आपकी स्पीसीज है, स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहां पर कोई भी नई स्पीसीज आते हैं तो उसको लेकर एक बार आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। द ट्रेसर्स मिशन बाय नासा एम्स टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। नासा का जो ट्रेसर्स मिशन है ये किसको, या फिर कहें कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? स्पेस डेब्रीज को क्लीन अप करना, मैग्नेटिक रिकनेक्शन इन अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर, लूनर सरफेस जो है उसके टेम्परेचर को मापना, या फिर सोलर फ्लेयर रेडिएशन को लेकर स्टडी करना। तो 4 ऑप्शंस आपके पास है, आप बताइए ट्रेसर मिशन किसको लेकर है? क्योंकि रिसेंटली नासा का जो ट्विन ट्रेसर सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया गया ताकि मैग्नेटिक रिकनेक्शंस जो है उसे स्टडी किया जा सके। ठीक है, किसका है? अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर, उसके मैग्नेटिक रिकनेक्शन को स्टडी करने की बात करी है। इससे वो समझ में आएगा और जो इफेक्ट है उसका अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर वो भी आपको समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में, क्योंकि स्टडी करना है तो कहीं ना कहीं फ्लाई करना पड़ेगा, तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये फ्लाई करेगा थ्रू द पोलर कस्प और फनल शेप होल्स के थ्रू ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज लाइज नियर रशिया एंड नॉर्वे एंड सपोर्ट्स पोलर बायोडाइवर्सिटी। न्यूज में क्यों था वो देखेंगे, लेकिन हाँ लोकेशन बताना है। ब्लैक सी, बैरेंट, कैस्पियन या फिर व्हाइट सी, कहां पर ये लोकेट करता है। सो रशिया जो है उसने रिसेंटली रोल आउट किया है बैस्टियन कोस्टल डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स, एंड ये जो किया गया है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे किया गया है, क्योंकि इस तरीके की जो भी स्टडीज करी जाती है या कहीं की एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है, टेस्टिंग करी जाती है, वो ऐसी लोकेशंस पे करी जाती है। इंडिया भी है जो आप देखेंगे जो ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, चांदीपुर रीजन के अंदर या फिर आंध्रा के पास, वहां पर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करता है। अब ये क्या है, इट इज अ मार्जिनल ट्री सी, जहां पर ये एक्सपेरिमेंट या फिर कहीं जहां पर ये टेस्टिंग करी गई है, एंड द करेक्ट आंसर इज बैरेंट सी, जहां पर ये डिफेंस मिसाइल लॉन्चर, बैस्टियन कोस्टल डिफेंस मिसाइल लॉन्चर जो है इसको लेकर आया गया है। ठीक है, और इसमें जो नेवी वाइड एक्सरसाइज करी गई थी उसका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था जुलाई स्टॉर्म। करेक्ट आंसर इज बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 एडिशन जो वर्ल्ड फूड इंडिया का है, इसे किस वेन्यू में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? इंडिया एक्सपो, मार्ट, भारत मंडपम, प्रगति मैदान, रामलीला मैदान। ये आपको बताना है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी अब पूछना शुरू कर चुका है, तो यहां पर हमें भी कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें कवर अपनी तरफ से करनी पड़ेंगी। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फूड, क्योंकि यहां पर हम जिस चीज की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फूड से रिलेट करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ये फोर्थ एडिशन जो है, फोर्थ एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का, इसे ऑर्गेनाइज करने जा रहा है और ये स्टार्ट होगा 25 सितंबर से न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। सो बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला एडिशन इसका जो किया गया था वो 2017 में किया गया था। ठीक है, और इसके फिर बैक टू बैक सक्सेसफुली वेरियस एडिशन करे गए, बीच में रुक गया था, और 2023 में इसका सेकेंड एडिशन, फिर 24 में इसका थर्ड एडिशन, और अब 2025 में इसका जो फोर्थ एडिशन जो है वो यहां पर किया जाएगा। इससे क्या होगा, इंडिया की जो फूड इकोनॉमी है उसको फायदा मिलेगा, बिकॉज आप सारी कुजीन्स जो है वो लोगों को दिखा रहे होंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से ऑर्गेनाइज कर रही है। लार्जेस्ट गैदरिंग इन्वेस्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स की, फूड प्रोसेसर्स की आपको देखने को मिलेगी, और इस बार का जो थीम है वो है प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, पीओपी, प्रोसेसिंग या पीएफपी कह सकते हैं, फॉर प्रोस्पेरिटी। तो जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इसके जरिए सहायता देने की कोशिश करी जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, डीबीएस, इज प्राइमरली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर? डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, पार्किंसंस एंड ओसीडी, ट्यूबरकुलोसिस एंड एस्मा, लिवर साइरोसिस एंड अल्सर्स। सोचिए, यहां पर यू कैन टेक 10 सेकेंड्स, सोचिएगा इसके बारे में क्या हो सकता है, क्योंकि न्यूज में इस वजह से था क्योंकि 1.5 लाख लोग पूरी दुनिया के अंदर दे हैव रिसीव्ड डीप ब्रेन सिमुलेशन। एक मेडिकल टेक्निक है जहां पर डॉक्टर्स इम्प्लांट करते हैं इलेक्ट्रोड्स को डीप इनसाइड द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उसे इम्प्लांट किया जाता है ताकि कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं दिमाग के उनको ठीक किया जा सके। ठीक है, डिवाइस जो है वो कंट्रोल्ड और माइल्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो डालता है, क्योंकि यूजुअली ये टेक्निक अगर हम साइकोलॉजी की भी बात करते हैं तो ज्यादा मतलब प्रेफर नहीं करी जाती है, क्योंकि आप ब्रेन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब बाकी कुछ उपचार या कहें कि बाकी कुछ सोल्यूशन नहीं बचता है तो कुछ कुछ केसेस में डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। तभी 1.5 लाख जो है पूरी दुनिया का नंबर है, जो कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो स्मॉल नंबर है। इसमें कंट्रोल्ड माइल्ड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो टारगेटेड ब्रेन रीजन के अंदर भेजी जाती है, और जो एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी होती है उसको रोकने की कोशिश करी जाती है। तो पार्किंसन डिसीज हो गई, ओसीडी हुआ, जो ट्रेमर्स होते हैं, डिस्टोनिया हुआ, जो ओसीडी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे कुछ लोगों को बार बार एक चीज करने का मन करता है। सो ओसीडी जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही ऐसे ही आप कह सकते हैं कि जैसे आपने काफी बार मूवीज में देखा होगा किसी के दिमाग में बिजली के झटके दिए जा रहे हैं, बट ये उसका काफी आप कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वर्जन है, जिसमें बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जो है वो दिमाग में भेजी जाती है बिहेवियर को चेंज करने के लिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आंसर होगा बी। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन। सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है इंडिया, फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच लीगल प्रोविजन? सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 70B ऑफ आईटी एक्ट, 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 66F ऑफ आईटी एक्ट। इसे किसके अंडर बनाया गया है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया जो रिसेंटली न्यूज में थी वो इस वजह से थी क्योंकि इट मैंडेटरी, बेसिकली सर्टेन ने क्या किया है, Certain has made it mandatory for private and public sector organization that own or operate digital system, processes or infrastructure to undergo a comprehensive third party cyber security audit। तो यहां पर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराना जरूरी है प्राइवेट
एज वेल एज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को। इस वजह से ये न्यूज में थी, एक नोडल एजेंसी है, ताकि जब भी कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, तो आपके पास इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, और वो यहां पर ये एजेंसी का काम रहता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके अंडर में है, और साथ ही साथ जो मेन पर्पस है वो साइबर स्पेस को सिक्योर करना ही है, और इसे बनाया गया सेक्शन 70B ऑफ आईटी एक्ट के अंदर। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपका जो भी स्कोर है आप कमेंट सेक्शन में 10 में से जो भी स्कोर किया आप लिख लीजिएगा, और दिस इज द फ्री कोर्स, ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। इसमें बेसिकली जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं प्रिपरेशन को लेकर, तो उसके आंसर दिए गए हैं। अगर आप ऑलरेडी पहले से ही 6 मंथ्स टू 1 ईयर हो चुका है आपको तैयारी कर रहे हैं, तो आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।